Assuming guys, it's me, your host Sayyida Iman. वेलकम बैक टू माई चैनल। आई नो मैं काफ़ी दिनों बाद हाजिर हुई हूँ आपकी यूट्यूब पे, लेकिन मैं कुछ बिज़ी थी। मेरे यूनिवर्सिटी के कुछ काम थे, कुछ क्विज और असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशन वगैरह से मैं बिज़ी थी। इस वजह से मैं नावल लिख नहीं पाई, नहीं मैं दूसरे नावल्स का वॉइस ओवर कर पाई हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर हो जाऊँ, लेकिन यूनिवर्सिटी के बहुत काम होते हैं जिनकी वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पा रही। लेकिन कैन सॉरी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने नावल द वॉर ऑफ डेथ बाय सैयदा ईमान, एपिसोड नंबर 14। आरिफ और साहिर, आपकी क्या लगते हैं? निम्रा और अहमद बैठे अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे थे जब अहमद ने निम्रा से पूछा। सवाल गैर मुतवक्का था, इसलिए निम्रा ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। आरिफ और साहिर, निम्रा ने इनके नाम लेते एक गहरा सांस भरा और फिर बोलना शुरू किया। ये दोनों मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं मैं बता नहीं सकती। ये दोनों जिनको मेरे बारे में हर खबर रहती है, मैं चाहती हूँ आज भी इन दोनों ने आपको मेरे बारे में सब कुछ इन्हें बताने को बोला होगा। ये दोनों वो लोग हैं जिनके बगैर ज़िंदगी मुश्किल है। साहिर मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग साथ बड़े हुए हैं। जबकि आरिफ, इसकी मेरी मुलाकात इसके एक्सीडेंट की वजह से हुई थी जिसमें इसके माँ बाबा की डेथ हो गई, लेकिन वो बच गया। शायद इसकी सांसें बाकी थी, लेकिन सर पर लगने वाली गहरी चोट की वजह से वो अपना माजी भूल गया। इसके बाद से वो मेरे साथ है। निम्रा जो कभी किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताती, लेकिन न जाने क्यों आज इस शख्स के सामने अपने आप खोल रही थी। खैर, आप बताएं, आपकी फैमिली में कौन कौन है? निम्रा को जब एहसास हुआ वो क्या कर रही है तो फ़ौरन मुझे बदला और इससे इसकी फैमिली के बारे में पूछा। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं। मामा जो कि एक हाउसवाइफ है, एक बहन है जो घर ही होती है, छोटी अहमद से, मेरी दादू और मेरा प्यारा सा बेटा शहीर। अपने बेटे का जिक्र करते अहमद के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट थी, जिसे निम्रा ने बहुत गौर से देखा था। एक बात पूछूं? अहमद ने अपने बारे में सब बताने के बाद अहमद ने इसकी तरफ देखते कहा। जी पूछे, निम्रा ने इसकी तरफ देखते कहा। आप ये हमें हिजाब हमेशा से देती आई हैं? अहमद ने इसके हिजाब की तरफ इशारा करते कहा। जी हमेशा से, निम्रा ने आम से अंदाज में जवाब दिया। ऐसा उस हादसे के बाद से ही वो हिजाब लेना शुरू हुई थी और आज 17 साल बाद भी इसलिए लिए हुई थी। निम्रा की बात पर अहमद ने सिर लाए और फिर इस तरह छोटी छोटी बातों में कब 1 घंटा गुजरा पता ही नहीं चला। बोर्डिंग वगैरह करवाने के बाद वो लोग अब अपनी सीट्स पर बैठे थे। अहमद का ये पहला हवाई सफ़र था, इससे डर रहा था, जबकि निम्रा नॉर्मल थी कि वो पहले भी कई मरतबा इस तरह से सफ़र कर चुके थे, लेकिन इसे हमेशा ही फ्लाइट के बाद इसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। निम्रा सीट की पस्ती सर टिकाते आंखें मूंद गई। वो पिछले कुछ दिनों से बहुत डिस्टर्ब थी, इसलिए अब वो ये 2 घंटे रेस्ट करना चाहती थी। कुछ ही देर में जहाज़ ने परवाज़ भरी और निम्रा की भी आंख लगी, जबकि अहमद पास बैठा निम्रा के चेहरे को जैसे हिफ्ज़ कर रहा था। वो बहुत गौर से निम्रा को देख रहा था। वो खुद नहीं जानता था कि इतना बेहूद क्यों हो रहा है। कोई आधे घंटे बाद निम्रा ने आँख खोली तो अहमद को भी अंदाज़ा हुआ वो कितनी देर से इसको देख रहा है, इसलिए फ़ौरन हड़बड़ा कर नज़रों का जाविया बदला। निम्रा ने अपना मोबाइल चेक किया, जहाँ आरिफ का मैसेज था। निम्रा ने अहमद ने कार रेंट पर बुक करवाई है। आरिफ का मैसेज पढ़ते इसे भी याद है, इसने अहमद को बोला भी नहीं। अहमद, आपने रेंटेड कार बुक करवाई है? निम्रा ने अहमद की तरफ देखते पूछा, जो बाहर देख रहा था। वो निम्रा को देखने से गुरेज बरत रहा था। नहीं, आपने बताया ही नहीं था। क्यों, खैरियत? अहमद ने परेशान से पूछा। नहीं, कोई बात नहीं, निम्रा ने इसे कहते आरिफ को मैसेज करके बताया। 10 मिनट बाद फिर से आरिफ का मैसेज आया, जिसमें इसने कार बुक का बता दिया और ड्राइवर कार इन्हें एयरपोर्ट पर देने वाला था। और भी ये सफ़र भी गुजर गया। एयरपोर्ट पर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद वो दोनों जब अपने सामान के साथ बाहर आए तो निम्रा ने आरिफ को कॉल की। आरिफ, जी निम्रा, पहुंच गए आप लोग? निम्रा, हाँ पहुंच गए। ड्राइवर कहाँ हो गया? ड्राइवर कहाँ होगा? हाँ, क्या तुमने इसे टाइम बता दिया था? आरिफ, जी मैंने टाइम तो बता दिया था, मैं पता करके बताता हूँ। निम्रा, 1 मिनट, एक्सक्यूज़ मी। एक तकरीबन 40 साल के मर्द ने इन्हें अपनी जानिब मतवजा किया। जी, निम्रा और अहमद दोनों ही इस जानिब मतवजा हो गए। ये आपकी गाड़ी की चाबियाँ और आपकी गाड़ी इस तरफ है। एक शख्स ने एक चाबी पकड़ाते एक तरफ इशारा किया। ओके थैंक यू। आरिफ, बाद में बात होती है, निम्रा ने कहते कॉल कटी की और फिर दोनों इस तरफ चलते जहाँ शख्स ने इशारा किया था। और फिर इन्हें गाड़ी में भी मिल गई। चाबी अहमद के पास थी। चाबी निम्रा ने अहमद से चाबी मांगी तो इसने नासमझी से इसकी जानिब देखा, लेकिन चाबी दे दी। निम्रा ने जाते गाड़ी अनलॉक की और अपना सामान पीछे रखा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। आ जाइए आप। निम्रा ने अहमद को ऐसे ही खड़ा देख कर कहा, मैं गाड़ी ड्राइव कर लेता। अहमद ने निम्रा के साथ वाली सीट पर बैठते कहा तो निम्रा ने इसकी बात पर सिर हिलाया, लेकिन जवाब न दिया। पहले होटल चलना है या कुछ खाना है? निम्रा ने गाड़ी को सड़क पर डालने के बाद पूछा, क्योंकि 1.5 तो हो गया था। जैसे आपकी मर्जी। अहमद ने मामला इस पर डाल दिया। फिर ऐसा करते हैं, पहले कुछ खा लेते, फिर एक बार ही होटल चलेंगे। निम्रा ने कहा तो अहमद भी ओके कहकर खामोश हो गया, लेकिन वो नहीं जानती थी इसका ये फैसला कितना गलत साबित होना था। थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट के पास निम्रा ने गाड़ी रोकी और वो दोनों अंदर की जानिब बढ़ गए। खाना खाने के बाद वो दोनों बाहर निकले। निम्रा ने इस बार चाबी अहमद के हवाले कर दी और अहमद आगे था और निम्रा पीछे की। अचानक न जाने कैसे निम्रा का पाँव मुड़ गया। इसने जल्दी से पास कर ग्लास वॉल का सहारा लिया था और इसके मुंह से कराह निकली। वो नीचे झुकी अपने पाँव देख रही थी। सहारा चाहिए?
जानी पहचानी आवाज़ पर निम्रा ने सर उठाकर देखा, जहाँ सामने ही अफनान मलिक अपनी तमाम तर वजाहत समेत ब्लू पैंट कोट पहने खड़ा था। इसके साथ ही एक लड़की जो कि वाइट जीन्स और रेड टॉप पहने इसकी बाजू में बाजू डाले खड़ी थी। खड़ी तंजिया नगाहों से इसे देख रही थी। नहीं अफनान मलिक, निम्रा नूर शिराजी अभी इतनी आरजा नहीं है कि इसे तुम जैसों के सहारे की ज़रूरत पड़े। निम्रा ने सीधा होते मुस्कुराते हुए कहा। निम्रा की ये बात अहमद ने भी सुनी थी। वह निम्रा को देखने पीछे मुड़ा था जब निम्रा की मुस्कुराहट मुकाबिल दोनों को आग लगा के। निम्रा तो इतनी खुद में एतमादी अच्छी नहीं। अक्सर खुद एतमाद लोग टूट जाते हैं, हार जाते हैं। अफनान मलिक ने जैसे इसे वाउंड किया था। निम्रा ने मुस्कुराते चेहरे के साथ इसे देखा। मैं निम्रा नूर शराजी हूँ और निम्रा नूर शराजी को तोड़ना और हराना इतना आसान नहीं। निम्रा मुस्कुरा रही थी, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखते इस पर क्या बीत रही है सिर्फ वही जानती थी, या इसका खुदा। निम्रा नूर शराजी, वो तंजिया हंसा था। अगर तुम्हारे राज किसी को पता हो तो तुम्हें तोड़ना और हराना मिनटों का काम है। इस बार अफनान मलिक भी सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट चैलेंजिंग थी। और मेरा नहीं ख्याल जो 9 माह का अरसा तुम्हारे साथ गुजारा है, इसमें मैंने अपना कोई भी ऐसा राज तुम्हें बताया हो जिससे तुम मुझ पर वार कर सको। अरे मैं तो अपने राज खुद तक को नहीं बताती, किसी और को बताना तो दूर की बात है। निम्रा ने भी सीने पर बाजू बांधे पुरएतमाद होकर कहा, जबकि वो लड़की और अहमद खामोशी से इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहे थे। गुफ्तगू एकदम से सहारे से कहाँ पहुँच गई थी। इनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन माहौल का तनाव बढ़ता जा रहा था। दोनों ही डट के थे, दोनों ही एक दूसरे को मात देना चाहते थे, दोनों ही एक दूसरे को गलत साबित करना चाहते थे। कोई एक भी पीछे हट नहीं रहा था। अच्छा फिर ऐसी बात है। और निम्रा के करीब हुआ। इसने निम्रा के कान में कोई बात सरगोशी की। निम्रा का चेहरा एकदम फक हुआ, आंखों की पुतलियां साख्त हुई। इसे लगा वो हिल नहीं पाएगी। ये क्या था? ये क्या कहा था अफनान मलिक ने? क्या ये सच था? यकीन करना नामुमकिन। कहा था तुम्हें तोड़ना आसान है, अगर तुम्हारे राज पता हो। अफनान मलिक की आवाज़ पर इसकी जमूद जैसे टूटा था। निम्रा ने नजरें हटाते अफनान मलिक की जानिब देखा, जो चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए इसे देखा था। निम्रा ने अपनी हालत पर काबू पाया और जब बोली, इसका अंदाज हमेशा वाला पुरएतमाद था। तुम्हें क्या लगता है अफनान मलिक, मैं तुम्हारी बात का यकीन करूंगी? तुम जो कहोगे मान जाऊंगी। तुम जैसा चाहोगे वैसा करूंगी। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। निम्रा इस बार जब बोली तो इसका लहजा सर था। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो जाओ करवाओ टेस्ट, आज तो हर चीज़ मुमकिन है। अफनान मलिक पुरस्कून अंदाज में बोला और वहाँ से निकलता चला गया। पीछे निम्रा के कदम लड़खड़ाए। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। इसके हाथ बुरी तरह कँपकँपा रहे थे। अहमद एकदम परेशान हुआ। ऐसे निम्रा की हालत सही नहीं लगी थी। अभी अफनान मलिक को पुरएतमादी से जवाब देने वाली वो लग ही नहीं रही थी। आप ठीक है? अहमद निम्रा के पास आते बोला। इसका चेहरा सिर पड़ रहा था, हाथ पाँव ठंडे होते पूरी तरह कँपकँपा रहे थे। ऊपर से वो जिस तरह गहरे सांस ले रही थी, अहमद की परेशानी का बायस बन रही थी। अभी वो कोई जवाब देती, इससे पहले ही निम्रा का फ़ोन बज उठा। ऐसे कपकपाते हाथों के साथ अपना पर्स अहमद के हवाले किए। शायद वो जानती थी फ़ोन पर इस वक्त कौन होगा। फ़ोन उठाएं, वो गहरे सांसों के दरमियान बोली। ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अहमद ने फ़ोन उठाते स्पीकर पर किया। अस्सलाम वालेकुम अपिया, कैसी हैं आप? फजर की चहकती आवाज़। तुम तो सब्र कर लो, पहले मुझे बात करने दो। साहिर की झंझनाई आवाज़। आप ही समझा लें अपनी लाडली को, अब मार खाएगी ये मुझसे। साहिर ने निम्रा से शिकायत की, जबकि इधर निम्रा की हालत ख़राब हो रही थी। मैंने क्या किया? अब ये मुझे तंग करते हैं। फजर भी फ़ौरन से बोली। हेलो। इन दोनों की लड़ाई को अहमद की आवाज़ ने बंद कराया। आप ही का फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है? और आप ही कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? एकदम साहिर की आवाज़ संजीदा हुई थी। निम्रा ने इस दौरान से अपना बैग से अपना पंप निकालते हुए अपने सांस बहाल किए थे। वो वॉशरूम गई है। इनका फ़ोन यही था तो मैंने उठा लिया। निम्रा के इशारे पर अहमद जल्दी से बोला। क्या मतलब? आप लोग अभी होटल नहीं पहुँचे? साहिर को परेशानी हुई थी। नहीं, हम लोग पहले खाना खाने आ गए थे, इसलिए अहमद ने निम्रा की तरफ देखते साहिर से कहा। निम्रा ने अहमद से फ़ोन लिया और खुद बात करने लगी। हेलो साहिर, कैसे हो? निम्रा ने फ़ोन कान से लगाते इसकी आवाज़ कुछ भारी हो रही थी। सांस अभी भी सही से नहीं आ रहा था, लेकिन वो खुद को नॉर्मल करते इनसे बात कर रही थी। आप ठीक है? साहिर ने निम्रा की बात को इग्नोर करते फिक्रमंदी से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। निम्रा ने अपने लहजे को खुशगवार करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सकी। आप ठीक? अभी साहिर अपनी बात मुकम्मल करता है इससे पहले ही फजर इसके हाथ से फ़ोन छीन गई थी। अब ये आप लोग पहुँच गए और आपको बताइए, जो आपके डॉक्टर साहब हैं ना, मुझे तंग करते हैं और जब मैं कुछ कहती हूँ तो इन्हें बदतमीज़ी लगती है। आप एक दफ़ा आ जाएँ, फिर मैं डाइट करूँगी और इन्हें पतला होकर दिखाऊँगी। फजर नाक मुँह चढ़ाते अपनी शिकायतों की पोटली खोल कर बैठ गई। अच्छा मैं इसे समझाऊँगी, निम्रा ने कहा। अच्छा फजर, मैं आपसे होटल पहुँच के बात करती हूँ, ओके? निम्रा ने कहते बगैर इनकी बात सुने कॉल कर दी, जबकि दूसरी जानिब साहिर परेशान हुआ था। ऐसे निम्रा की आवाज़ ठीक नहीं लगी थी और फिर इस तरह इसका कॉल काटना वो ठटका था। अब आप ठीक है? अमन ने इसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर सोच की परछाई थी। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। अमन ने चौंक कर इसकी जानिब देखा और कहा, फिर चलें? इसने कहा तो निम्रा इस बात में सर हिलाती आगे की तरफ चल दी। वो दोनों गाड़ी में बैठे। इस पर गाड़ी अहमद ड्राइव कर रहा था। अहमद जानता था निम्रा को रेस्ट की ज़रूरत है। निम्रा सारे रास्ते खामोश बाहर के नज़ारे देखती रही।
बाजार ऐसा ही लग रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा था ये वही जानती थी। इसके कान में बार बार अफनान मलिक की सरगोशी गूंज रही थी। क्या वो सच कह रहा था? दिमाग ने सवाल किया। नहीं, वह तुम्हें भटकाना चाहता है, इसकी बातों में मत आओ। दिल ने अपनी बात सामने रखी, लेकिन वो इतने यकीन से कह रहा था। कोई तो वजह होगी, कुछ तो इल्म होगा इसे। जब वो इतना पुरस्मात था, दिमाग ने अपनी दलील दी, वो भी ठीक लगी। मत बोलो, कल की मीटिंग में सबसे ज़्यादा खतरा इसे तुमसे है, क्योंकि पिछला प्रोजेक्ट भी इसे मिलते मिलते तुम्हें मिला था। दिल ने किया कहा तो इसकी बात भी ठीक लगी। वो दिल और दिमाग की जंग में सफ़र तय कर थी, जबकि देखने वाला यही समझता कि वो बाहर के मनाजिर में खोई थी। इस दिल और दिमाग की जंग में वो अपने होटल पहुंची। इससे दोनों ही ठीक लग रहे थे। वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। अहमद ने गाड़ी पार्किंग एरिया में रोकी और वो दोनों अपना अपना सामान लिए अंदर दाखिल हुए। अहमद रिसेप्शन की तरफ गया। कुछ बातों और कन्फर्मेशन के बाद वो दो कमरों के कार्ड ले आया था। इससे एक कार्ड निमरा की जानिब बढ़ाया, जो कार्ड को घूरे जा रही थी। वो किसी गहरी सोच में थी और अहमद को फिक्र हो रही थी। न जाने अफनान मलिक ने इसे ऐसा क्या कहा था। वो इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी। नूर, अहमद ने इसके आगे हाथ जलाया तो वो जैसे होश में आई थी। जी, हड़बड़ा कर इसकी जानिब देखा। आपका कार्ड, अहमद ने की कार्ड इसकी जानिब बढ़ाया तो निमरन थाम लिया। वो दोनों फिर राहदारी से गुजरते लिफ्ट तक आए। 7th फ्लोर का बटन प्रेस करते अहमद निमरन से कदर फासले पर खड़ा हुआ। बस इनका सामान होटल स्टाफ ला रहा था। लिफ्ट रुकी तो वो दोनों आगे बनी राहदारी में चले और अहमद की क़यादत में चलती एक और राहदारी में मुड़े थे। और पहले कमरे के सामने ही अहमद रुक गया। ये आपका कमरा। अहमद के कहने पर निमरन ने कार्ड से अपना रोम अनलॉक किया और अंदर चले गए। तो अहमद एक नज़र बंद दरवाजे को देखते साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हो गया। निमरन ने अंदर दाखिल होते ही दरवाजे के साथ टेक लगाते इसने एक नज़र इस कमरे पर डाली। दरवाजे के थोड़ा सा आगे जाते अलमारी बनाई गई थी। कमरे के बीचों बीच किंग साइज बेड मौजूद, सामने दीवार की खिड़कियां थी और वही 7 बालकनी जिसमें तरह तरह के फूल गमलों में लगाए गए थे। बाहर टेरेस पर 2 चेयर और एक टेबल भी लगाई गई थी। बेड के बिल्कुल सामने एक तरफ 2 सीटर सोफा और इसके सामने कांच की मेज रखी गई थी। सोफे के एक साथ ही कुछ फासले पर ड्रेसिंग टेबल था। खिड़की वाली दीवार के साथ एक दरवाज़ा था जो यकीनन वॉशरूम का था। निमरा एक नज़र पूरे कमरे पर डालती दरवाजे के साथ टेक लगाते फर्श पर बैठती चली गई। अफनान मलिक के अल्फाज इसकी समातों में हथौड़ों की तरह बरसते थे। तुम्हारा शराजी ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम एक अडॉप्टेड चाइल्ड हो। ये जो तुम्हें अपने नाम पर गरूर है, इस नाम से तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। अफनान मलिक के अल्फाज से या कोई पिघला हुआ शीशा जो इसके कानों में ओंडेल के आया था। ये क्या कहा था इसने? क्या सच में ऐसा था? वो वाकई शराजी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी? मनफी सोचों ने इसे घेर लिया था। वो चाह कर भी मस्बत नहीं सोच पा रही थी। और कहते हैं ना, शैतान मनफी सोचों को फ़ौरन हवा देता है। इसके साथ भी यही हो रहा था। सोच सोच कर इसके सिर में दर्द होने लगा। कुछ ही देर में इसका सामान भी आ गया। वो बेड पर आई, पर से नींद की दवाई निकाली और पानी गिलास में डालते वो मेडिसिन ले ली। वो इस वक्त सिर्फ सोना चाहती थी। अपने दिमाग को इन तमाम सोचों से छुटकारा दिलाना चाहती थी। लेकिन एकदम इसे फजर और साहिर का ख्याल आया। ऐसे अपना मोबाइल निकाला, एक मैसेज टाइप करते मोबाइल ऑफ किया और लेट गया। लेटे लेटे भी अफनान मलिक के अल्फाज मुसलसल इसकी गर्दिश कर रहे थे। वो बस इसी सब के बारे में सोचे जाती। वो यकती मी अपना और फजर का मुआवजा करने लगी। मी और फजर देखने में एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। हमारा कुछ भी तो नहीं मिलता और मेरी मामा तो बस कोई मेल नहीं खाती। तो क्या है सच में मैं एक अडॉप्टेड चलूँ? नींद की गोलियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। दिमाग तारीख होने लगा, आंखें भारी होने लगी। वो मज़ीद सोच कर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन वो जल्द ही आंखें बंद करते नींद की वादियों में गुम हो गई। अहमद अपने रूम में गया। फ्रेश होने के बाद सोफे पर बैठते वो मुसलसल आज हुए वाक़े के बारे में सोच रहा था। क्या इसे साहिर को बताना चाहिए? इसने कहा था हर बात मुझे बता दे है तो क्या ये बात बताऊं? लेकिन अगर नूर को बुरा लगा तो? वो मुसलसल इन्हीं सोचों में गुम था जब इसके मोबाइल रिंग हुआ। साहिर का नंबर देखते हुए इख्तियार कह सांस पर क्या करना चाहिए ये सोचते थे कॉल पिक। हेलो, अहमद ने फ़ोन कान से लगाते कहा। हेलो, आप लोग पहुंच गए होटल? साहिर ने जल्दी से पूछा। अंदाज में बेचैनी थी, वाज़ेह थी। जी अभी ही कुछ देर पहले पहुंचे। अहमद ने सोफे की पुष्ट पर से टिकाते कहा। वो जानता था अब वो क्या सवाल पूछेगा, लेकिन वो इसका क्या जवाब देगा ये नहीं जानता था। आप भी ठीक है? क्या आज कोई बात हुई है? वो मेरी कॉल नहीं उठा रही। और साहिर वही सवाल पूछ लिया जिससे वो बच्चा चाहता। वो इसे क्या जवाब दे? इसको समझ से बाहर था। कभी कभी किसी सवाल का जवाब कितना मुश्किल होता है। सवाल जितना छोटा और आसान, जवाब इतना ही मुश्किल होता है। एक तरफ निम्रत थी। अगर वो बता देता तो निम्रत को ना जाने क्या रिएक्शन होगा, और अगर ना बताए तो साहिर चुके से तसल्ली दे। वो इन दोनों बहन भाइयों के दरमियान फंस चुका था। ऐसे कॉल आने लगी। फ़ोन कान से हटाया कर देखा तो आरिफ की कॉल थी। उफ! बेइख्तियार इसने अपने सिर पकड़ लिया। क्या करे वो? अगर ना बताता इन दोनों से इसने जान खानी थी। निमरा ने जो करना था वो बाद में देखा जाएगा। अभी इन्हें निपटाना ज़रूरी था, इसलिए इसने आरिफ को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया। वहाँ क्या हुआ था? कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए? आरिफ ने बेकरारी से पूछा। ये दोनों क्या था? दोनों ही एक लड़की के लिए परेशान थे। दोनों कहीं इससे खून का कोई रिश्ता नहीं था, तो फिर क्यों? लेकिन वो नहीं जानता था कुछ रिश्ते खून के ना होते हुए भी बहुत करीबी हो जाते हैं। और फिर अहमद ने अफनान मलिक से हुई मुलाकात के बारे में सब कुछ बता जा रहा था।
जिस जैसे वो बताता जा रहा था, इन दोनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसने निम्रा को ऐसा क्या कहा कि वो पैनिक हो गई थी। आरिफ ने गुस्से से पूछा, मुझे नहीं पता। इसने नूर के कान में कुछ कहा था। अहमद ने इसके सवाल पर तहमुल से जवाब दिया, ये घटिया इंसान चाहता क्या है आप ही से? पहले क्या कम तकलीफ पहुंचाइए। इसने साहिर को शदीद गुस्सा आ रहा था, ऊपर से निम्रा भी तो इन्हें कुछ नहीं बताती। इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। इसने निम्रा को लावारिस समझ लिया, जब चाहे जैसे चाहे आकर इन्हें तकलीफ पहुंचाएगा और हम खामोश रहेंगे। आरिफ के गुस्से से भरी आवाज़ अहमद के कान से टकराई। आप इसे बात करते हैं, हो सकता है वो बताते हैं क्या हुआ था। साहिर ने इस बार कुछ तहमुल से कहा, नहीं, निम्रा इस वक्त फ़ोन नहीं उठाएगी। पता तो है इसका, खुद ही कॉल करे जब संभल जाएगी। तो आरिफ ने गहरा सांस भरते हुए कहा, और फिर वो दोनों अहमद को निम्रा की हिफाजत के हवाले से कुछ हदायत कहते कॉल काट के। तो अहमद ने भी जान खलासी पर शुक्र का सांस भरा, लेकिन अभी एक और महाज बाकी था। एक फर्श पे पड़ा था, जिसके सीने से निकलता खून सफ़ेद फर्श को रंग रहा था। कुछ ही देर सीढ़ियों से नीचे एक औरत ज़मीन पर गिरी हुई थी। इसके सर और पेट से निकलता खून किसी के भी होश उड़ाने का सबब बन सकता था। बच्चों के रोने की आवाज़, एक मर्द और औरत की चीखें, एक बच्ची की अपने माँ बाप को पुकार। मंजर बदला, आग की लपेट में एक घर, पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस के सायरन, किसी का चीखना, मंजर, आवाज़ें, सब गड़बड़ होने लगा। आग, खून, चीखें, एम्बुलेंस, मीडिया, फ्लैश लाइट्स, लोगों के सवाल, सब कुछ गड़बड़ हो गया। और फिर एकदम एक चीख के साथ ये ख्वाब टूटा था। निम्रा ने आवाज़ भागता होता इर्द गिर्द देखा, चेहरा आंसू से तर था, माथे पर पसीने का कतरे लरसता वजूद। वो अभी तक ख्वाब की कैफियत में थी। मामा, बाबा, सहर। वो दीवानगी के आलम में इधर उधर देखती अब अपनों को तलाश कर रही थी। मामा बाबा कहाँ हैं? मामा बाबा। वो अभी तक अपने ख्वाब के ज़ेरे असर थी और एकदम ही वो रुक गई, सर हाथों में गिरा लिया। वो ख्वाब की कैफियत से बाहर आ चुकी थी। मामा बाबा, सहर कहीं नहीं थी। वो सब आवाज़ें नहीं थी, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, सिर्फ खामोशी, खौफनाक खामोशी। निम्रा कितनी ही देर सिर हाथों में गिराए एक ही हालत में बैठी रही। इसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसे खुद संभालना था, और वो कुछ देर में ही संभल ही गई थी। अपने चेहरा साफ करते वो उठी, बैग से कपड़े निकाले और वाशरूम चली गई। बाहर शाम के साए गहरे और थे। आज इसकी असर और जोहर की नमाज कज़ा हो गई थी। जल्दी से नफ्रेश होकर आते जहाँ नमाज ढूंढी और फिर पूरी तवज्जो के साथ नमाज अदा करने लगी। नमाज अदा करने के बाद कितनी देर ऐसे बैठे फर्श पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचती रही। फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, क्या खुदा पाक, तू रहीम है, रहम कर, तू करीम है, करम फरमा, तू गफूर है, माफ़ फरमा, तू सब जानता है, जानने वाला है, तू सद माओ से ज़्यादा प्यार करने वाला। मेरी मुश्किल आसान फरमा, मुझे सुकून अता कर। मैं थक रही हूँ या अल्लाह, मैं थक रही हूँ। मुझे हिम्मत दे, मैं तेरी आजमाइशों पर पूरा उतर सकूँ, तेरी बारगाह में सुरखरू हो सकूँ। अल्लाह पाक अपने अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ते, मुझे भी मत छोड़ना। मेरी रस्सी को कभी ढीला मत छोड़ना। मुझे इस काबिल बना दे मैं आपकी राह पर चल सकूँ, अपनी बहन की हिफाजत कर सकूँ। जो हकीकतें तकलीफ दाएँ हैं इन्हें मुझ पर मत खोलना। मैं जानती हूँ आप इंसान की सेहत से ज़्यादा कभी बोझ नहीं डालते, लेकिन अगर अफनान ने जो कहा है वो ज़रा बराबर भी सच है, तो इसको मुझ पर आश्कार मत करना, मत करना। रोते रोते कितनी ही देर वो अपने रब के सामने हाथ फैलाए बैठी रही। फिर चेहरे पर हाथ फेरते चाय नमाज उठाते उठ खड़ी हुई। बेड पर बैठते साइड टेबल पर फ़ोन उठाकर ऑन किया। जिसे ऑन होते ही कुछ वक्त लगा था। फ़ोन ऑन होते ही कई नोटिफिकेशन मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाए। आरिफ, साहिर, फजल, सिद्रा बेगम, सबकी कॉल, लेकिन आरिफ और साहिर के बेशुमार मैसेज ग्रुप में थे, जिसमें सिर्फ वो तीनों ही ऐड थे। साहिर, आप ठीक है? कोई बात हुई है? वहाँ सब ठीक है? फ्लाइट में आपकी तबीयत ख़राब तो नहीं हुई? आरिफ, निम्रा सब ठीक है? होटल पहुँच के सेफली? निम्रा तुम ठीक हो? ऑनलाइन नहीं, निम्रा को पक्का कोई बात हुई शायद। साहिर से क्या क्या था? साहिर ने कहा था, सर मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जब भी मैंने कॉल की ज़रा सी बात करके कॉल काट दी। ऑनलाइन निम्रा नहीं, निम्रा पक्का कोई बात हुई है शायद साहिर से क्या हो गया था, पता नहीं। अब यहाँ पे ये लफ्ज़ क्या था मुझे अब याद नहीं है, मैंने खुद ही लिखा है। खैर, साहिर मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जब मैंने कॉल की ज़रा सी बात करके कॉल कर दी। आरिफ, निम्रा कुछ हुआ है? हमसे डिस्कस करो। इस तरह अनगिनत मैसेजेस थे, लेकिन फिलहाल इन मैसेजेस को इग्नोर करते निम्रा ने पहले सिद्रा बेगम को कॉल की। ऐसे बात करने के बाद फजर से बात हुई और फिर गहरा सांस भरते खुद को आरिफ और साहिर के सवालों के लिए तैयार करने लगी। और फिर इसने ग्रुप कॉल में कॉल की थी और दूसरी तरफ ही बेल पर दोनों ने ही कॉल उठा ली, जैसे वो इसी कॉल के इंतज़ार में हो। आरिफ, निम्रा तुम ठीक हो? कब पहुँचे? सब ठीक रहा? कोई मसला तो नहीं हुआ? साहिर, यार आप ही कब से कॉल का वेट कर रहा था, कहाँ रह गई थी आप? कब से मोबाइल हाथ में लिए बैठा हूँ। निम्रा, गहरा सांस, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और मैं सो गई थी, ऐसे कॉल नहीं पिक कर सकी। आरिफ, जिसे हम तो जानते ही नहीं हैं कि कितनी पक्की नींद है तुम्हारी, ज़रा सी आहट से आँख खुल जाती है तुम्हारी। साहिर, और प्लीज़ ये मत कहिएगा कि फ़ोन चार्ज नहीं था, क्योंकि हमें पता है आप हमेशा किसी भी सफ़र से पहले अपना मोबाइल चार्ज करती हैं। अब वो क्या कहें, बहाने तो रहने ही अब वो क्या कहें, बहाने तो रहने ही नहीं दिए थे। निम्रा,
मैं थक गई थी तो सो गई। ना कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है। साहिर ओके मान लिया। वो जैसे एहसान करता। आरिफ ने वीडियो कॉल दी तो निम्रा ने कुछ देर सोचने के बाद अपने चेहरे की तासुरात को नरम रखते कॉल पिक की तो सामने इसे आरिफ और साहिर दिखाई दिया। साहिर अपने घर के लॉन में मौजूद था, जबकि साहिर भी लाउंज में था। जबकि आरिफ भी लाउंज में था। आरिफ में निम्रा भी बैकग्राउंड से के साथ टेक लगा कर बैठी थी। आरिफ हाँ तो बताओ, अभी अफनान वाला क्या सीन है? आरिफ के सवाल पर निम्रा के रंग एकदम सफ़ेद पड़ा। वह सवाल की तवक्को नहीं करती, लेकिन फिर कदर संभलते हुए बोली, निम्रा कुछ भी तो नहीं, क्या सीन होना? साहिर अभी अफनान आज आपसे मिला था, और ये तो मत कहिएगा कि नहीं मिला था, क्योंकि हमें पता है वो मिला था। हमें बस ये बताया इसने आपको क्या कहा है। साहिर की आवाज़ में गुस्सा इन दोनों ने ही महसूस किया था। निम्रा यार कुछ नहीं कहा इसने। वैसे ही निम्रा ने नजर चुराते हुए कहा था, साहिर और तुम्हें ये लगता है हम तुम्हारी बात का यकीन करेंगे? कभी भी नहीं। अब बताओ इसने क्या कहा था? निम्रा देखो, इसने जो भी कहा वो मुझे कहा। तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे और इसका आपस का मामला है। तुम लोगों को बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं निम्रा नूर शिराजी हूँ, और निम्रा नूर शिराजी अपने मामला खुद सुलझाना जानती है। निम्रा ने सख्त लहजे में कहते कॉल बंद कर दी। इसने इनके सवालों से बचने के लिए ये सब कहा था। वो नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी। जबकि इसके कॉल बंद करते ही साहिर और आरिफ एक दूसरे को हनूकों की तरह देखने लगे। इन्हें समझ ही नहीं आया था कि ये क्या हुआ है, या भी को क्या हुआ। साहिर ने सवाल के अंदाज में आईब्रोज काटे परेशानी से पूछा, पता नहीं, लेकिन कोई बड़ी बात है। वो खुद पर जब्त करना जानती हैं। वो कभी भी किसी चीज़ पर इतना हार्श रिएक्शन नहीं देती। मतलब जो भी बात है वो काफ़ी सीरियस है। अभी के लिए इसे छोड़ो तो हो सकता है खुद ही बता दे। वो बहुत परेशान हो गया था इसके इस तरह के रिएक्शन से। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। वो कभी नहीं बताएंगे, साहिर ने कहा। ये तो है, वो दोनों परेशान थे। तीनों ही ऐसे थे, एक दूसरे के लिए ज़रा से सी बात में परेशान होने वाले। निम्रा कॉल बंद करने के बाद कितनी ही देर परेशान से वहाँ बैठी रही, और फिर दुपट्टा हिजाब स्टाइल में सर पे लेते तेज़ी से बाहर निकले। वह साथ वाले कमरे का दरवाज़ा गुस्से से बजाया। ऐसे इतना तो अंदाज़ा था कि ये सारी बात अहमद के ज़रिए ही इन्हें पता चली है, इसलिए वो इधर आई। दरवाज़ा खोलने पर अहमद हसन और ब्लू पैंट और रेड शर्ट के साथ सामने मौजूद था। मुझे आपसे बात करनी है, बाहर। निम्रा का लहजा सर था, और अहमद समझ चुका था आज इसकी शामत पक्की थी। मैं अभी आया, वो ये कहते जल्दी से अंदर गया और जूते पहनते बाहर आए, और फिर वो दोनों ही नीचे आए। करीब पार्क में आ गए। इस सारे अरसे में दोनों के दरमियान खामोशी हायल थी। पार्क में बंचिते मुकदरे बैरान और पुरसुकून से गोशी में वो लोग सीमेंट के एक बेंच पर थोड़े फासले पर बैठ गए। आपने साहिर और आरिफ को अफनान के बारे में क्यों बताया? आप होते कौन है इनसे मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई बात करने वाले? आपको इतना हक किसने दिया? पहले कितनी देर इनके दरमियान खामोशी रही, और फिर जब निम्रा बोली तो इसका लहजा सख्त और चेहरा सपाट था। वह अपनी रोने के बाद सुर्ख मतौरा आंख के सामने लहराते दरख्तों पर टिकाए बोल रही थी, जबकि अहमद इसकी जानिब देख रहा था। इसने निम्रा का ऐसे लहजा पहले कभी नहीं सुना था। वो तो हमेशा नर्म लहजे में मुस्कुराते हुए बात करते थे, लेकिन आज वो निम्रा थी भी तो नहीं। मैंने आपसे कहा था वो मेरी ज़रा सी बात पर परेशान हो जाते हैं, और आपने फिर भी इनसे एयरपोर्ट पर होने वाली इनके दरमियान गुफ्तगू का हवाला दिया। इसे अहमद पर सख्त गुस्सा आया था, जिसने इन्हें सब कुछ बता दिया था। आई एम सॉरी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इन दोनों को बताने के अलावा। अहमद शर्मिंदगी और बेबसी के मिले जुले तासुरात से किसे बोला, अब आपकी सॉरी का मैं क्या करूँ? निम्रा ने सच रखते हुए कहा, खैर आइंदा आप मेरी कोई भी बात किसी को नहीं बताएंगे, आरिफ या साहिर को तो बिल्कुल भी नहीं। निम्रा ने गहरा सांस भरते कहा। फिर कुछ देर वहाँ बैठने के बाद वो दोनों होटल आए और अपने अपने कमरों में चले गए। कमरे में आकर निम्रा ने कुछ देर अपनी कल के लिए प्रेजेंटेशन को देखा, फिर अपनी डायरी लेकर बैठ गई। वो कभी कभी ही डायरी लिखती थी जब वो उदास होती या कोई बात ऐसे परेशान कर रही होती। ये दुनिया और इस दुनिया में मौजूद लोग बहुत सारे, ये इंसान को कभी खुश नहीं रहने देते, हमेशा इन्हें मारने गिराने का सोचते हैं। मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ था। अफनान मलिक मेरा सब कुछ हुआ। आज मुझे मिला और इसने मुझे कुछ ऐसा कहा कि मेरे लिए इस बात का यकीन करना मुश्किल है। दिल कहता है वो झूठ बोल रहा है, और दिमाग इसकी बात मानने पर मजबूर कर रहा है। मैं इस दिल और दिमाग की लड़ाई में मुकम्मल उलझ चुकी हूँ। मैं नहीं यकीन करना चाह रही इसकी बातों पर, लेकिन ये दिमाग इसकी बात को मानने पर मजबूर कर रहा है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं अपने मामा बाबा की बेटी नहीं, मैं अडॉप्टेड चाइल्ड कैसे हो सकती हूँ? मामा बाबा तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, फिर ऐसा क्यों? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ। इस बारे में नहीं सोचना चाहती, लेकिन वो अल्फाज मेरे जहन से नहीं निकल पा रहे। इसके अल्फाज मुझे तकलीफ पहुँचा रहे हैं। आखिर मैंने निम्रा के आंसू बह निकले, और वो डायरी बंद करते वहीं बैठी रोने लगी। इसके लिए सब बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसने जल्दी ही खुद को संभाला और आंसू साफ करते अपने फ़ोन के पास से अपना ध्यान बटाने के लिए इसने एक दफ़ा फिर फजर को कॉल मिली, और काफ़ी देर से इधर उधर की बातें करती रही। तभी इसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। वो हैरान हुई, इस वक्त यहाँ कौन है, क्योंकि टाइम इससे 10 से ऊपर का हो गया था। लेकिन वो फजर की कॉल बंद करती उठी और दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने खड़े इंसान को देखे इसे हैरत का शदीद तरीन झटका लगा था। इसके सामने साहिर काले रंग की शलवार कमीज में मौजूद था। अभी 3-4 घंटे पहले तो इसकी बात हुई थी साहिर से। ये अब यहाँ क्या कर रहा था? अस्सलाम वालेकुम आपी।
साहिर ने सलाम किया और अंदर दाखिल हुआ तो निम्रा भी साइड पर होगी। वो अभी भी हैरान परेशान खड़ी थी, इसको देख रही थी। ऐसे सलाम का जवाब देते दरवाजे के पास से हटती इसके पास आई जो सोफे पर बैठा हुआ था। वो जल्दी इसके सामने खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निम्रा ने हैरान होकर पूछा। मैंने सोचा मैं भी जाऊँ जरा घूम फिर आऊँगा। साहिर की बेनियाजी अरूज पर थी। कॉल के एंड पर इन्होंने ये डिसाइड हुआ था कि इनमें से कोई एक निम्रा की तरफ जाएगा। आरिफ नहीं आ सकता था, इसलिए साहिर ही आ गया। साहिर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वजह मेरे आने पर इतना अपसेट थी और अब तुम भी आ गए इसे अकेला छोड़ के। टेंशन ना ले, वो वहाँ अकेली नहीं है, माँ बाबा इसके साथ हैं। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? साहिर ने निम्रा को फजर की तरह से रिलैक्स करते इसके अपने बारे में पूछा। मेरा क्या? हाँ। निम्रा एक पल को गड़बड़ाई थी। जानती जो थी अपने भाइयों को जो इसकी रग रेख से वाकिफ थी। अभी क्या बात हुई है, बता देना। क्यों खुद को अकेले ही परेशान करती हैं? अपना मसला बताएं। हम अगर कोई मशवरा न दे सके तो कम से कम दिल का बोझ तो हल्का होगा। क्यों खुद को इतना थका रही हैं? साहिर खड़े निम्रा के कंधों से पकड़ते बस्सी से बोले। वो दोनों निम्रा को एक ही बार समझा कर थके थे। वो कम से कम अपने दिल का बोझ इनसे शेयर कर दे, लेकिन निम्रा ने कसम उठा रखी थी सब कुछ खुद ही बर्दाश्त करने की, बकौल आरिफ की। लेकिन निम्रा अपनी वजह से किसी की भी तरह आरिफ या साहिर को परेशान नहीं करना चाहती। और इसी वक्त कमरे में अहमद दाखिल हुआ और सामने का मंजर देखते इसे शदीद सदमा हुआ। जहाँ साहिर निम्रा के करीब इसके कंधों पर हाथ रख खड़ा था। खड़की की आवाज़ पर दोनों वो पलटे। अपने सामने अहमद को सदमे में और हैरानगी से खुद को देखते पर वो एक बात समझ चुके थे, बाकी तरह वो भी गलत समझ चुका है। अहमद निम्रा ने सिर्फ मीटिंग के बारे में कुछ डिस्कस करने आया था। दरवाज़ा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया और दरवाज़ा खुलता चला गया। इसके देखते वो दोनों फांसे पर हुए। इनके तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे, जिसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अहमद के तासुरात बहुत बेयकीनी लिए हुए थे और इसके दिल में शदीद बेगुमानी पैदा हुई। लेकिन अपने तासुरात पर काबू पाते वो बोला, मुझे मीटिंग के बारे में कुछ डिस्कस करना है। अहमद ने अपने तासुरात पर काबू पाते हुए कहा, जबकि दिल में सोचा, मुझे क्या, जो भी करें। हाँ ओके, हम डिस्कस कर लेते हैं और तुम जाओ यहाँ से। हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। निम्रा पहले अहमद और फिर साहिर की जानिब मुड़ते हुए बोली, पक्का डिस्कस करेंगे? आप इस बारे में बताएंगी? साहिर ने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखते कहा पूछा। हाँ जाओ। अब निम्रा ने डालने वाले अंदाज में कहा तो साहिर भी शब खैर कहते निकलता चला गया, जबकि अहमद सोच रहा था, क्या सच में ऐसा ही है जैसे मैं सोच रहा हूँ? क्या ये दोनों वाकई? लेकिन ये लोग शर्मिंदा तो नहीं हुए? दरवाज़ा भी तो लॉक नहीं था ना? खैर, मैं क्यों इस बारे में सोच रहा हूँ? जो मर्जी कहते रहे। अहमद ने सोचते झटका, लेकिन जहन में आते सवालों को क्या करता, लेकिन वो नहीं जानते थे। हो, यहाँ से एक लाइन कटिंग है। वो नहीं जानते थे इनकी ये एक हादसा उनकी ज़िंदगी में कितना गहरा असर छोड़ने वाला है। कुछ इस तरह की लाइन थी। ऐसा करें, आप जाएं, मैं देख लूँगी, क्योंकि प्रेजेंट मैंने खुद ही करूँगी। तो हमरा ने कुछ सोचते कहा तो अहमद अभी ओके कहता चला गया। किस्मत इन दोनों को देख उदासी से मुस्कुराई थी। आप सब लोग तैयार हैं? आज हर हाल में हमें इन सबको पकड़ना है। ये एक मीटिंग हॉल का मंजर है जहाँ 10 से 12 लोग अपनी आर्मी यूनिफॉर्म में अपनी अपनी निश्चितता पर मौजूद थे। और सामने की चेयर पर बैठे चीफ ने इन सब से पूछा तो सब ने जोश से सीरियस सर कहा। इन सब में मलाइका भी मौजूद थी, लेकिन आज इसका जोश वैसा नहीं था जिससे बाकी मिशन की तरह होता था। इसने जैसे कि डबल डी ने कहा था, आपने फर्स्ट को चुना था, लेकिन इसका दिल वो तो कहीं और ही रह गया था। इसके पास डेथ डेवल की टीम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, सिवाय एक बेसमेंट के जहाँ वो एक महीना ठहरे थे, जहाँ इनका प्लान डिस्कस करते थे। और आज इस बेसमेंट पर आर्मी अटैक करने जा रही थी और मलाइका सख्त परेशान थी। अगर यूँ पकड़ा गया, यही सोच कर इसकी जान हल्कान हो रही थी। अब वह सब इस बेसमेंट पर अटैक करने के लिए निकल गए और कुछ ही देर में वो बेसमेंट में मौजूद थे। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है, चीफ ने ऊंची गरीदार आवाज़ में कहा। सामने अंधेरे में चेयर पर बैठे हुए वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी। आर्मी वालों ने टॉर्च की मदद से इस तरफ रोशनी की जहाँ वो लोग खड़े थे। मलाइका ने आंखें सख्ती से बंद कर ली, क्योंकि वो यू को हारता हुआ नहीं देख सकती थी। इसमें हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन ये क्या, वहाँ तो स्वाय कुछ डमीज़ के कुछ भी नहीं था जो चेयर पर बिठाई गई थी। मतलब वो पहले ही जान चुके थे इनके प्लान के बारे में। शिट, आर्मी चीफ ने नहायत गौसे से कहा। इनके पास कितनी मुश्किल से एक चांस आया था डेथ डेवल को पकड़ने का। तो क्या डबल डी को अंदाज़ा हो गया था कि मैं सब कुछ बता दूंगी? यहाँ इनके कोई जासूस आर्मी में भी हैं जिन्होंने पहले ही इस हमले से आगाही दे दी थी। मलाइका खड़ी यही सब सोचती जा रही थी। सब लोग इधर उधर फैल कर पूरे बेसमेंट की छानबीन कर रहे थे ताकि इन्हें कोई तो लीड मिल सके, लेकिन वहाँ इन्हें कुछ भी ना मिला। मलाइका बेसमेंट से निकल कर बाहर आई तो वहाँ आसपास कोई नहीं था। वो अभी थोड़ा सा आगे ही बढ़ी थी कि किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखते पीछे गली की जानिब खींचा। इसने फौरन पकड़ने वाले के पेट में कौनी मारी, लेकिन मुकाबिल भी शायद ये सारे तरीके जानता था, बर वक्त संभल गया। इससे पहले कि वो कोई और हमला करती, सामने से इसे डबल डी आती नजर आई। अच्छा लगा मुझे तुमने अपने फ़र्ज़ को तरजीह दी। आई एम इम्प्रेस्ड। गुड, काफ़ी मजबूत है साहब की लड़की हो। अच्छा लगा मुझे दत्तावल के लिए ऐसी ही किसी लड़की की ज़रूरत थी, लेकिन तुम ठहरी हमारी दुश्मन। तबल दी हमेशा की तरह आपने मखसूस सर्द लहजे में तारीफ़ की, जो कि मलाइका को तारीफ़ तो कतई न लगी।
डबल डी ये कहते वहाँ से निकलती चली गई, जबकि पीछे मलाइका और यू अकेले रह गए। शुक्र करो हम पहले यहाँ से निकल गए। अगर तुम्हारी वजह से डबल डी को कोई भी नुकसान पहुंचा तो या वो पकड़ी जाती तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को आगे डाल देता। सर, यू सर लहजे में नहायत सफाकियत से बोला। तो डबल डी तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी है क्या? मलाइका ने इसकी आज की सुनहरी आंखों में देखते संजीदगी से पूछा। आप इसे तो इसकी आंखों का असर रंग भी नहीं पता था। हाँ, बहुत ज़रूरी। यू ने एक दफ़ा फिर सर लहजे में जवाब दिया। इतनी ज़रूरी कि इसके लिए तुम अपनी मोहब्बत तक को मार सकते हो, बल्कि एक दफ़ा कोशिश भी कर चुके हो। क्या वो एक कैंसर तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी है कि वो लोगों का खून बहाती है? आखिर ऐसे क्या है इसमें, या इसके साथ रातें? मलाइका ने आंखों में तकलीफ लिए बोल रही थी जब एक जोरदार थप्पड़ के साथ बाकी के अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए। वो ये क्या कह रही थी? डबल टी के बारे में यू का दिमाग ही तो घूम गया था। वो इस तरह का घटिया ख्याल अपने जहन में ला भी कैसे सकती थी? आखिर कैसे वो इतना घटिया इल्ज़ाम लगा कैसे सकती थी? खबरदार, खबर जा तो तुमने डबल डी के बारे में कोई भी बकवास की, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। पिछली बार डबल डी ने तो तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगर एक दफ़ा तुमने कोई बकवास की तो जान से मार डालूंगा और ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। यू ने मलाइका के पास तो पहुंचती निहायती कोशिश से कहा। कोशिश से इसके हाथ की रगें फूल चुकी थी, जबकि सांस फूल गया था। चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ बताता हूँ। यहाँ नहीं बता सकता, यहाँ तुम्हारे नाम निहाद आर्मी वाले आ जाएंगे। अभी ये कहते यू ने मलाइका को अपने साथ घसीटना शुरू किया और वो भी इसके साथ चलने लगी। यू के लहजे में कुछ तो ऐसा था जिसने एक पल के लिए मलाइका को डराया दिया था। वो समझ चुकी थी इसे डबल डी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो इसी के इन गलियों से गुजरता है, कदर ये वीरान और सुनसान जगह ले है जहाँ दूर दूर तक किसी जरूर का निशान तक नहीं था। मलाइका का दिल कांप रहा था। जो भी था वो एक लड़की थी। वो इसे अपनी इज्जत का डर इसे भी था। अच्छा, तो और बताओ, तुमने क्या बकवास की थी डबल टी और मेरे बारे में? यू ने कहते एक झटके से इसका बाजू छुआ तो वह लड़खड़ाई। इसे अपने बाजू में शदीद डर का एहसास हुआ। ऐसे लगा इसका बाजू टूट चुके हैं। देखो, मैं वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इस वक्त यू का खौफ इसके दिमाग में इस कदर हावी हुआ था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो ये बात भूल गई थी वो एक आर्मी एजेंट है। वो बाद में करना। तुम्हें क्या लगता है डबल डी को शौक है ये सब करने का? वो तुम लोग वो तुम लोगों का वही काम कर रही है जो तुम लोग कर रहे हो। बस फ़र्क कितना है कि लोगों को वो काम करने की खुली इजाज़त है, जबकि इनका काम कानून से बाहर जा रहा है। और एक मिनट, सॉरी, वो बाद में करना। तुम्हें क्या लगता है डबल टी को शौक है ये सब करने का? वो वही काम कर रही है जो तुम लोग वो वही काम कर रही है जो तुम लोग कर रहे हो। बस फ़र्क कितना है, तुम लोगों को वो काम करने की खुली इजाज़त है, जबकि इनका काम कानून से बाहर जा रहा है। और तुम लोग हमें छोड़कर बाकी गैंग पर फोकस करो ना, तो हमें ये सब करने की ज़रूरत ही न पड़े। और तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग डबल डी को पकड़ सकते हो? कभी नहीं। इन्हें पकड़ने के लिए पहले तुम्हें मेरी लाश और इसके बाद बाकी दोनों की लाश से गुजरना पड़ेगा, तब तुम लोग इन तक पहुँच सकते हो। और हम इतनी आसानी से अपनी जान नहीं देंगे, और हमने कभी किसी मासूम की जान नहीं ली और ना ही लेंगे। तुम्हें क्या लगता है डबल डी तुम्हें मार नहीं सकती? वो मार सकती थी। इनकी नज़र में तुम मासूम, लेकिन मेरी नज़र में बहुत बड़ी मुजरिम, क्योंकि तुमने हमें धोखा दिया है। लेकिन खैर, मैं इनके हुक्म को टाल नहीं सकता, इसलिए तुम्हारी जान बख्शी करो। लेकिन अगली बार अगर तुमने इस तरह की कोई बकवास की तो फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ये बात निहायती होशे हसरत मोहरी से कहते इसे वहाँ तनहा छोड़े लंबे लंबे ढक पड़ता निकलता चले गया, जबकि मलाइका वहीं साहब जामिद और सामित खड़ी रह गई। मुझे तक माफ़ कर देना यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें इस सब से आज़ाद कर दूँगी। दूर खड़े डबल डी ने पुराजम लहजे में कहा। मास्क लगाती वहाँ से निकलती चली गई। अगली सुबह तकरीबन 9 बजे नम्रा नक्सक से तैयार होते अपने कमरे से निकली। पिंक कलर का लॉन्ग पाउंड को छूती फ्रॉक पहने, साथ हमरक टाइट पहने जो नज़र तो नहीं आते। सर पर हमेशा की तरह हिजाब लिए, होंठों पर न्योट लिपस्टिक से सजाए वो इंतहा की हसीन लग रही थी। इसका हिजाब इसे मज़ीद निखार रहा था। पाँव में वाइट कलर की क्या छोटी सी हील पहने वो मुकम्मल तैयार थी। अब इसके रुख अहमद के रूम की जानिब था। नम्रा ने अहमद के रूम का दरवाज़ा नोकिया तो कुछ ही देर में अहमद वाइट पैंट के साथ ब्लू कलर की शर्ट पहने, एक ब्राउन शूज़ पहने, बालों को अच्छे से सेट किए वो अपनी पूरी वजाहत लिए नम्रा के सामने मौजूद था। दोनों की आंखें एक पल को मिली। नम्रा की आंखों में काजल के साथ सुख टोले इसकी रात जगह की गवाही दे रहे थे। चले, नम्रा ने कहा तो शायद वो सारे हिलाता बाहर आ गया। अहमद नाश्ता कर चुका था, अलबत्ता नम्रा ने नाश्ता नहीं किया था, ना ही इसका ऐसा कोई मूड था। 10 बजे इनकी मीटिंग थी, इसलिए वो वहाँ के लिए निकल गए और आधे घंटे के मुसाफिर तय करने के बाद वो अपनी मतलूबा जगह पहुँचे जहाँ इनकी मीटिंग थी। वो लोग एक साथ अंदर दाखिल हुए तो कई लोगों की नज़रें इन दोनों की जानिब उठी। वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो दोनों इस सब से बेनियाज आगे बढ़े थे कि इन्हें सामने से अफनान मलिक दिखाई दिया।
ऐसी लड़की से जिसने नहायत शॉर्ट शॉर्ट की जो कि इसका पेट छुपाने में नाकाम हो रही थी, 7 तंग जीन्स पहने सामने से आ रही थी, जबकि अफनान मलिक ब्राउन 3 पीस सूट में मलबूस था और दोनों इनके सामने आकर रुके और अफनान मलिक बहुत ही गौर से निम्रा का चेहरा देखने लगा। शायद वो कल वाली बात के असरात देखना चाहता था, लेकिन सामने भी निम्रा थी जो अपने तासुरात पर काबू पाना अच्छे से जानती थी। क्या देख रहे हो अफनान मलिक? जो तुम देखने जाते हो वो तुम्हें मेरे चेहरे पर कभी नजर नहीं आएगा, इसलिए तुम्हारी कोशिशें नाकाम है। निम्रा ने मुस्कुराते मगर सच लहजे में कहा और अफनान मलिक का चेहरा देखने लायक हुआ था। चलो, ये चीज़ तो मीटिंग में पता ही चल ही जानी है। अफनान मलिक और से बोला, चलो देखते हैं, कमरा ने पूरे साथ लहजे में कहा और आगे बढ़ गए। कुछ देर में वो सब एक बड़े से हॉल में मौजूद थे, जहाँ पाकिस्तान के बेहतरीन डिज़ाइनर अपने अपने डिज़ाइन के साथ मौजूद थे और इस प्रोजेक्ट को हासिल करने की कोशिश में थे। नमरा और अफनान आमने सामने की चेयर्स पर बैठे थे। इसी वक्त 4 लोग जो मुल्क की बड़ी शख्सियात थे अपने दाखिल हुए। यही लोग थे जिन्होंने भी ये प्रोजेक्ट किसी एक के हवाले करना था। इनके एहतराम में सब खड़े हुए और इनके इशारे पर सब ने अपनी अपनी नशिस्त संभाली और फिर प्रेजेंटेशन स्टार्ट की गई। एक के बाद एक कंपनी अपनी डिज़ाइन 5 मिनट को प्रेजेंट कर रही थी और फिर बारी आई अफनान की और इसकी प्रेजेंटेशन। डिज़ाइन देखते अहमद को हैरत का शदीद तरीन झटका लगा, क्योंकि वो सब डिज़ाइन इनके थे, इनकी कंपनी के, ये सब इनकी मेहनत थी। अहमद ने स्क्रीन से नजर हटाकर निम्रा की तरफ देखा जो पुरसुकून से बैठी थी, और यहाँ एक बार फिर अहमद को हैरत हुई, वो इतनी मुतमईन क्यों थी। नो, ये सब, अहमद ने कुछ कहना चाहा। ये सब कुछ नहीं, परेशान ना हो। निम्रा कहने पर वो खामोश तो हो गया, लेकिन इसकी परेशानी की जरूरत कम ना हुई। लेकिन निम्रा इसके तो क्यों रिलैक्स है? इसके चेहरे का इत्मीनान तो इफ़नान को भी अंदर से जलाकर रख कर गया। अफनान मलिक के प्रेजेंटेशन के बाद बारी थी निम्रा की, और जब निम्रा ने जाकर अपने डिज़ाइन प्रेजेंट किए और अपने फाइल इनके सबकी तरफ बढ़ाई तो अफनान मलिक के साथ अहमद भी हैरान रह गया, क्योंकि ये वो डिज़ाइन थे ही नहीं, तो ये तो कोई और डिज़ाइन थे। फ्लैशबैक। जब शाम में निम्रा ने अपना बैग चेक किया तो इसमें से USB ढूंढी नहीं चाहिए तो इसे ना मिली, और यहाँ इसे अफनान मलिक के तमाम प्लान का इल्म हो गया। वो जब इसके कान में सरगोशी करने के लिए करीब हुआ था तो इस वक्त इसने निम्रा के बैग से इसकी सारी मेहनत USB निकाल ली थी। जब निम्रा को इस बारे में पता चला, निम्रा ने फिर सारी रात बैठकर तमाम नए डिज़ाइन तैयार करे और वो भी यहाँ प्रेजेंट कर रही थी। हमारे लिए यहाँ फैसला करना मुश्किल हो रहा था। इनमें से एक ने कहा, हर एक के ही डिज़ाइन एक से बढ़कर एक है, लेकिन चूंकि हमें किसी एक को ही सिलेक्ट करना है तो हमने जिसे चेक किया है वो एक लम्हे को रुके। इन्होंने अपने साथियों को देखा और फिर एक नज़र पूरे हॉल पर दौड़ाई। हर कोई इनका फैसला जानने के लिए मुतजस्सिस था। हर एक बेचैन था बेचैन हर एक बेचैन से इनके अगले अल्फाज का इंतजार कर रहा। वो है S&F फैशन हाउस। और यहाँ निम्रा और अहमद एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर खुशी थी। Thank you for selecting me. It is an honor for me that I lead this project. But I try my best to fill all your expectation. Once again, thank you. निम्रा ने खड़े होते इनके शुक्रिया अदा किया और पूरा जब लहजे में कहा, जबकि अफनान मलिक को तो आग ही लग गई थी। वो हर सूरत निम्रा को हराना चाहता था, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता। वो सिर्फ इसे ये बताना चाहता था कि इसने इसे छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। दिस इज योर हार्वर्ड डेट फोर्स इज टू टेक दिस डिसीजन। इनमें से एक ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन निम्रा ने हाथ नहीं बढ़ाया और अहमद को इशारा किया। जिसे समझते अहमद ने फ़ौरन इनसे हाथ मिलाया। बहुत से लोग इस एक्ट पर को इसका गुरूर समझते थे, लेकिन वो अपनी हिफाजत हर तरीके से करना चाहती थी। बाकी सब चले कि निम्रा ने इन सब से इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में डिस्कस किया। फिर वो लोग बाहर आए, जहाँ साहिर बाहर बेसब्री से इनका इंतजार करता है। इनकी देखते ही फ़ौरन इनकी जानिब लपका। मैं जानता था आप कर लेंगी, आप है ही बस। साहिर आगे आते लहजे में खुशी समझ निम्रा से कह रहा था। अच्छा जी, निम्रा ने मुस्कुराते हुए ऐसे कहा जैसे वो यकीन न करना चाह रही हो। तभी इसकी नज़र सामने अपनी असिस्टेंट पर गुस्सा करते अफनान मलिक को बढ़ी। निम्रा इसकी जानिब बढ़ी। इसके पीछे साहिर और अहमद भी है। तो कैसे लगा? निम्रा ने इसके पास पहुँचते कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे डिज़ाइन चुराओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारी भूल है अफनान मलिक, तुमने डिज़ाइन तो चुरा लिए, लेकिन मेरा टैलेंट नहीं, इसका कुछ नहीं कर सके। निम्रा के लहजे में आपकी गरूर छलका था। दोबारा मेरे सामने आने की या मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो तुमने अफनान मलिक, तो मैं जो तुम्हारे साथ करूँगी कसम उठाकर कहती हूँ, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हाँ, ऐसे मेरी धमकी मत समझना, मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। निम्रा एकदम से सख्त लहजे में बोली। इसके सख्त लहजे और आंखों में मौजूद गुस्सा किसी को भी खौफजदा कर सकता था, लेकिन सामने अफनान मलिक था जो फिर भी बाज नहीं आया। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी बेटी छीन लूँगा। अफनान मलिक ने भी नहायत गुस्से से कहा, खबरदार, अगर मेरी बेटी का नाम भी तुमने अपनी गंदी ज़ुबान से लिया, ज़ुबान काट के रख दूँगी। वो मेरी बेटी है, निम्रा नूर शराजी की बेटी, और निम्रा नूर शराजी अपनी बेटी के तुम जैसे लोगों से हिफाजत करना बहुत अच्छे से जानती है। निम्रा के लहजे में और आंखों में इंतहा का गुस्सा। अफनान मलिक की बात इसे आगे तो लगा गई थी,
अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इस वक्त कहाँ है तुम्हारी बेटी? मैं चाहूँ अभी जो चुटकियों में तुम्हारी बेटी को गायब करवा सकता हूँ। दोबारा तुम इसे देखने तक को तरस जाओगी। अब की बार अफनान मलिक मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन इसकी आंखों में बदले की चिंगारियाँ बहुत आसानी से देखी जा सकती थी। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो फिर अफनान मलिक जाओ और अपनी तरफ से पूरी जान लगा। तुम परी को गायब करवाना तो दूर, ऐसे हाथ भी नहीं लगा सकते। हमारे सर्द लहजे में इसे बावर करवाया और वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ऐसी बात है। अफनान मलिक के चैलेंजिंग अंदाज में आईब्रोज कहे तो नैमरा ने अस्पताल में चला वहाँ से निकलती चली गई। अब आप लोग सोचें कि अफनान मलिक परी को किडनैप कर सकेगा या नहीं। अगर आपको मेरी एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।